राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में निर्धारित महत्वपूर्ण दिशानिर्देश हैं। वे लेख 36 से 51 से कवर किए गए हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में एक न्यायसंगत और निष्पक्ष समाज बनाने में मदद करना है। मूल इन निर्देशन सिद्धांतों के लिए विचार 1937 के आयरिश संविधान से उधार लिया गया था, जिसने स्वयं स्पेनिश संविधान से प्रेरणा ली थी। इससे पता चलता है कि विभिन्न देशों में शासन के बारे में विचारों को कैसे साझा और अनुकूलित किया जा सकता है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का इनपुट। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान के एक प्रमुख वास्तुकार थे, ने इन सिद्धांतों को संविधान के उपन्यास सुविधाओं के रूप में संदर्भित किया। यह भारत की राज्य नीतियों का मार्गदर्शन करने में उनकी अनूठी और महत्वपूर्ण भूमिका को इंगित करता है। प्रत्यक्ष सिद्धांतों का महत्व। निर्देश सिद्धांत मौलिक अधिकारों के साथ हाथ से काम करते हैं, जो संविधान में भी शामिल हैं। साथ में वे संविधान के मुख्य दर्शन और उद्देश्यों को दर्शाते हैं। उन्हें अक्सर संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि वे सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए लोगों की आकांक्षाओं को अपनाते हैं। ग्रानविले ऑस्टिन का दृश्य। विद्वान ग्रानविले ऑस्टिन ने निर्देशन सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को संविधान के विवेक के रूप में संदर्भित किया। यह वाक्यांश बताता है कि ये सिद्धांत और अधिकार सरकार और नागरिकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं, जो उन मूल्यों और लक्ष्यों के बारे में हैं जिन्हें समाज में बरकरार रखा जाना चाहिए, जैसे कि समानता, न्याय और लोगों के कल्याण। प्रत्यक्ष सिद्धांतों की श्रेणियां। निर्देश सिद्धांतों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें शामिल हैं। 1. सामाजिक और आर्थिक अधिकार। ये सिद्धांत सभी नागरिकों के लिए जीवन स्तर को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 39 राज्य को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने और बच्चों को शोषण से बचाने का निर्देश देता है। 2. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 का उद्देश्य अपनी संस्कृति, भाषा और स्क्रिप्ट के संरक्षण के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है और शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करना और प्रशासित करना भी है। 3. पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 48 पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य के कर्तव्य पर जोर देता है और देश के जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा करता है। 4. अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रचार। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। कानूनों से संबंध। निर्देश सिद्धांतों को अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जाता है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने कार्यान्वयन की मांग करने के लिए अदालत में नहीं जा सकता है। हालांकि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानूनों और नीतियों को बनाने के लिए दिशानिर्देशों के रूप में काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ संविधान की व्याख्या इस तरह से की है, जो लोगों के लिए न्याय और कल्याण लाने का प्रयास करते हुए निर्देश सिद्धांतों के साथ मौलिक अधिकारों को संतुलित करने का प्रयास करता है। अंत में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में व्यक्त किए गए राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांत राष्ट्र के शासन का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे आबादी की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब हैं और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बिरादरी जैसे संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। इन सिद्धांतों को समझकर नागरिक बेहतर सराहना कर सकते हैं कि उनके अधिकार और जिम्मेदारियों को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर कैसे एकीकृत किया जाता है। राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों की विशेषताएं। राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण दिशानिर्देश हैं, जो सरकार को निष्पक्ष और सिर्फ कानून और नीतियों को बनाने में मदद करते हैं।
ये सिद्धांत संविधान के भाग 4 में पाए जाते हैं और राज्य को आर्थिक और सामाजिक कल्याण प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। निर्देश सिद्धांत क्या है? शब्द निर्देश सिद्धांत उन लक्ष्यों को संदर्भित करता है जो सरकार अक्सर राज्य के रूप में संदर्भित को कानून और नीतियां बनाते समय प्राथमिकता देनी चाहिए। ये सिद्धांत मूल रूप से सरकार की विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक शाखाओं के लिए संविधान में निर्धारित निर्देश हैं। राज्य का अर्थ। संविधान के अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य शब्द यहाँ भाग 3 में उल्लिखित समान संस्थाओं को संदर्भित करता है जो मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। इसका मतलब है कि शब्द में शामिल हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारों, देश के अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण, ऐतिहासिक संदर्भ से संबंध। निर्देश सिद्धांत निर्देशों के साधन के समान हैं जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम का हिस्सा थे। डॉ. बी.आर. भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकारों में से एक अंबेडकर ने बताया कि निर्देश सिद्धांत उन ऐतिहासिक निर्देशों की तरह कार्य करते हैं, लेकिन विशेष रूप से सरकार की विधायिका और कार्यकारी शाखाओं के लिए हैं। निर्देश सिद्धांतों के उद्देश्य। ये सिद्धांत भारत के लिए एक व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक एजेंडा की योजना एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में करते हैं। उनके मुख्य लक्ष्यों में शामिल हैं न्याय प्राप्त करना, समाज में निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करें, लिबर्टी को बढ़ावा देना, व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, समानता सुनिश्चित करना, भेदभाव के सभी रूपों को खत्म करने का प्रयास करना, बिरादरी को बढ़ावा देना, नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना का निर्माण। ये लक्ष्य संविधान की प्रस्तावना में बताए गए आदर्शों के साथ संरेखण में हैं, जो एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण पर जोर देता है। एक सरकार जो सक्रिय रूप से अपने लोगों की भलाई को बढ़ावा देती है, जैसा कि एक पुलिस राज्य के विपरीत है जो प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है और नियंत्रण। प्रत्यक्ष सिद्धांतों की प्रकृति। एक गैर न्यायसंगत निर्देश सिद्धांत कानूनी रूप से लागू नहीं है, जिसका अर्थ है कि यदि सरकार इन सिद्धांतों का पालन नहीं करती है तो व्यक्ति प्रवर्तन के लिए अदालत में नहीं जा सकते हैं। वे सख्त कानूनों की तुलना में दिशानिर्देशों की तरह हैं। दो शासन में मौलिक गैर न्यायसंगत होने के बावजूद संविधान के अनुच्छेद 37 ने उन्हें शासन के लिए मौलिक बताया। इसका मतलब है कि सरकार को कानून और नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। न्यायपालिका पर प्रभाव। भले ही निर्देश सिद्धांतों को अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता है, फिर भी वे न्यायिक निर्णयों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब न्यायाधीश आकलन करते हैं कि क्या कोई कानून संवैधानिक है, तो वे विचार कर सकते हैं कि क्या कानून एक निर्देश सिद्धांत के साथ संरेखित करता है। यदि कोई कानून इन सिद्धांतों का समर्थन करता है, तो इसे अनुच्छेद 14, जो कानून से पहले समानता सुनिश्चित करता है, और अनुच्छेद 19, जो 6 मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, के तहत उचित माना जा सकता है। इस प्रकार एक कानून जो प्रत्यक्ष सिद्धांतों को दर्शाता है, उसे असंवैधानिक घोषित किए जाने से बचाया जा सकता है। निष्कर्ष। सारांश में, राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांत भारत के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न्याय, समानता और बिरादरी को बढ़ावा देने में सरकार का मार्गदर्शन करते हैं और एक कल्याणकारी राज्य की दृष्टि का एहसास करने का लक्ष्य रखते हैं। जबकि वे कानूनी रूप से लागू नहीं हैं, वे कानूनों को प्रभावित करने में आवश्यक हैं और न्यायिक समीक्षा के लिए एक आधार प्रदान कर सकते हैं। भारतीय संविधान में निर्देशन सिद्धांतों का वर्गीकरण। राज्य नीति (DPSP)
के निर्देश सिद्धांत भारतीय संविधान में शुरू किए गए दिशानिर्देश हैं जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक नीतियां बनाने में मदद करते हैं। यद्यपि संविधान स्वयं इन सिद्धांतों का एक विशिष्ट वर्गीकरण प्रदान नहीं करता है, हम उन्हें उनकी सामग्री और लक्ष्यों के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों में समूहित कर सकते हैं। ये श्रेणियां हैं: 1. समाजवादी सिद्धांत, 2. गांधीवादी सिद्धांत, 3. उदारबौद्धिक सिद्धांत। 1. समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता पर ध्यान देने के साथ एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है। इन सिद्धांतों को धन में असमानताओं को कम करने और सभी नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। समाजवादी सिद्धांतों को दर्शाने वाले लेखों में मुख्य रूप से शामिल हैं: अनुच्छेद 39 राज्य को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है और आर्थिक प्रणाली के संचालन से धन की एकाग्रता और उत्पादन की एकाग्रता नहीं होती है। अनुच्छेद 41 राज्य को काम करने का अधिकार प्रदान करने, शिक्षा के लिए और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए भी निर्देश देता है। अनुच्छेद 42 काम और मातृत्व राहत की न्यायपूर्ण और मानवीय शर्तों के लिए प्रावधान को अनिवार्य करता है। ये सिद्धांत अंततः एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने का लक्ष्य रखते हैं जहां सभी को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर होता है। 2. गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत महात्मा गांधी की शिक्षाओं और दर्शन से प्रेरित हैं। ये सिद्धांत ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे नैतिक शासन और सामाजिक कल्याण के महत्व पर जोर देते हैं। इन सिद्धांतों को मूर्त रूप देने वाले प्रमुख लेख हैं: अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों, स्थानीय स्वशासन के संगठन को जमीनी स्तर पर स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए एक जीवित मजदूरी को सुरक्षित करने के लिए, साथ ही साथ काम की सभ्य स्थितियां भी। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। ये सिद्धांत ग्रामीण विकास और समुदायों के सशक्तिकरण के महत्व को उजागर करते हैं, जो गांधी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। 3. उदारबौद्धिक सिद्धांत। उदारबौद्धिक सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानव अधिकारों और शिक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे एक प्रगतिशील समाज के निर्माण पर जोर देते हैं जहां नागरिक अपनी पूरी क्षमता विकसित कर सकते हैं। इस श्रेणी के महत्वपूर्ण लेखों में शामिल हैं: अनुच्छेद 44 कानून से पहले समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के लिए वकील। अनुच्छेद 45 सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान के लिए कॉल जब तक वे 6 साल की उम्र तक पूरा नहीं करते हैं। अनुच्छेद 47 राज्य को पोषण के स्तर और अपने लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए निर्देश देता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य एक सूचित और शिक्षित नागरिकता का पोषण करना है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को पनपने का अवसर मिलता है। निष्कर्ष: राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि वे न्यायसंगत नहीं हैं, एक अदालत द्वारा लागू नहीं, वे सरकार को सभी नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बिरादरी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत पूरे देश में निष्पक्षता और विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने मिशन में सांसदों और नीति निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करते हैं।
इन श्रेणियों को समझने से नागरिकों को यह समझ में आने में मदद मिलती है कि उनकी सरकार का उद्देश्य कार्य करने का इरादा है और विभिन्न नीतियों के पीछे नैतिक विचार। भारत में समाजवादी सिद्धांतों को समझना। समाजवादी सिद्धांत समाजवाद के विचार पर आधारित हैं, जिसका उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जो अपने नागरिकों के लिए निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देता है। भारत के संविधान के संदर्भ में ये सिद्धांत एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की स्थापना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना चाहता है। अंतिम लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य विकसित करना है जहां हर कोई लाभान्वित हो सके। नीचे भारतीय संविधान में उल्लिखित इन सिद्धांतों के कुछ प्रमुख पहलू हैं। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले प्रमुख लेख। 1. लोगों का कल्याण। अनुच्छेद 38 यह लेख राज्य को एक न्यायपूर्ण समाज बनाकर लोगों के कल्याण के लिए काम करने का निर्देश देता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। यह आय, सामाजिक स्थिति और संसाधनों और अवसरों तक पहुंच में असमानताओं को कम करने की आवश्यकता पर जोर देता है। इसका मतलब यह है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए कि सभी नागरिकों के पास सफल होने के समान मौके हों। 2. आजीविका और संसाधनों से संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 39 यह लेख कई महत्वपूर्ण अधिकारों को रेखांकित करता है। प्रत्येक नागरिक के पास जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त साधनों तक पहुंच होनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों को आम अच्छे के लिए सभी नागरिकों के बीच निष्पक्ष रूप से साझा किया जाना चाहिए। सरकार को कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन की एकाग्रता को रोकना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करना चाहिए। श्रमिकों और बच्चों के शोषण से स्वास्थ्य और ताकत की रक्षा करें। बच्चों को स्वस्थ वातावरण में बड़े होने के अवसर प्रदान करते हैं, शोषण और उपेक्षा से मुक्त। 3. सभी के लिए समान न्याय। अनुच्छेद 39 यह लेख उन लोगों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी को वित्तीय बाधाओं का सामना किए बिना अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अवसर हो। 4. कार्य और शिक्षा के अधिकार। अनुच्छेद 41 इस लेख के अनुसार प्रत्येक नागरिक को काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और उन मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है जहां वे बेरोजगार, पुराने, बीमार या विकलांग हैं। यह उन व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षा जाल बनाता है जो विभिन्न परिस्थितियों के कारण खुद का समर्थन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। 5. सिर्फ काम करने की स्थिति। अनुच्छेद 42 संविधान सरकार को निष्पक्ष और मानवीय कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह मातृत्व लाभ के लिए कहता है, माताओं को उनके स्वास्थ्य या उनके नवजात शिशुओं से समझौता किए बिना काम करने में सक्षम बनाता है। 6. जीवित मजदूरी और जीवन स्तर के मानकों। अनुच्छेद 43 इस लेख का उद्देश्य सभी श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी को सुरक्षित करना है, यह सुनिश्चित करना कि वे एक सभ्य जीवन स्तर को बनाए रख सकते हैं। यह श्रमिकों के लिए सांस्कृतिक अवसरों को भी प्रोत्साहित करता है, जीवन की बेहतर गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। 7. प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 यह लेख उन उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए वकालत करता है जो वे काम करते हैं। यह सिद्धांत सामाजिक इक्विटी को बढ़ावा देता है और श्रमिकों को सशक्त बनाता है, जिससे वे कार्यस्थलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक मूल्यवान हिस्सा बन जाते हैं। 8. सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। अनुच्छेद 47 यह लेख सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण स्तरों में सुधार की जिम्मेदारी के साथ काम करता है। स्वस्थ नागरिक समग्र विकास को बढ़ावा देते हुए
समाज और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान देते हैं। निष्कर्ष: भारतीय संविधान में अंतर्निहित समाजवादी सिद्धांत एक निष्पक्ष समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। समानता और न्याय को बढ़ावा देकर ये सिद्धांत सरकार को उन नीतियों को बनाने में मार्गदर्शन करते हैं जो सभी नागरिकों को लाभान्वित करती हैं, विशेष रूप से वंचित। विभिन्न लेख न केवल अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि एक कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देने में सक्रिय सरकार की भागीदारी के लिए भी कॉल करते हैं, जहां हर कोई पनप सकता है। गांधीवादी सिद्धांत और भारतीय नीति में उनका महत्व। गांधीवादी सिद्धांत महत्वपूर्ण विचार हैं जो महात्मा गांधी की मान्यताओं और प्रथाओं से आते हैं। वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि समाज को कैसे बेहतर बनाया जाए और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के दौरान विकसित किया गया। गांधी की दृष्टि का सम्मान करने के लिए उनके कई विचारों को भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया है। संविधान के निर्देश सिद्धांत और लेख। राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत सरकार के लिए कानून और नीतियां बनाते समय पालन करने के लिए दिशानिर्देश हैं। वे एक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ गांधी से प्रेरित कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो संविधान में शामिल हैं। 1. ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वशासन। अनुच्छेद 40 उदास स्माइली। सरकार का उद्देश्य पंचायतों के रूप में जाना जाने वाला ग्राम परिषद बनाना है। इन परिषदों के पास स्वसरकार की छोटी इकाइयों के रूप में कार्य करने का अधिकार होगा, जिससे स्थानीय लोगों को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की अनुमति मिलेगी। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में मदद करता है। 2. कॉटेज उद्योगों का प्रचार। अनुच्छेद 43 उदास स्माइली। संविधान गांवों में छोटे पैमाने पर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करता है। यह व्यक्तियों द्वारा या सहकारी प्रयासों के माध्यम से किया जा सकता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में सुधार कर सकते हैं और रोजगार प्रदान कर सकते हैं। 3. सहकारी समितियों। अनुच्छेद 43(b). सरकार सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देती है जो स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और अच्छी तरह से प्रबंधित हैं। यह लोगों को सामान्य आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद कर सकता है। 4. कमजोर वर्गों का संरक्षण। अनुच्छेद 46 उदास स्माइली। राज्य अनुसूचित जातियों SCs, अनुसूचित जनजातियों STs और समाज में अन्य कम भाग्यशाली समूहों के हितों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना है, सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। 5. स्वास्थ्य और कल्याण। अनुच्छेद 47 उदास स्माइली। भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह शराब और ड्रग्स जैसे हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग को प्रतिबंधित करे, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। यह कानून नागरिकों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद करता है। 6. पशु कल्याण। अनुच्छेद 48 उदास स्माइली। संविधान गायों, बछड़ों और अन्य डेयरी या ड्राफ्ट जानवरों को वध करने के निषेध के लिए कहता है। इसके अतिरिक्त यह उनकी नस्लों को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। यह सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा और करुणा में गांधी के विश्वास को दर्शाता है। निष्कर्ष: एक निष्पक्ष और एकजुट समाज बनाने के लिए गांधीवादी सिद्धांतों को भारतीय नीतियों में शामिल करना आवश्यक है। सिद्धांत न केवल गांधी के ग्रामीण सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, बल्कि भारतीय संविधान में विभिन्न लेखों के साथ भी संरेखित करते हैं। सरकार को अपने सभी नागरिकों की बेहतरी के लिए इन लक्ष्यों की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने का आग्रह किया जाता है। इन दिशानिर्देशों का पालन करके भारत का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है
जहां हर कोई अपने मौलिक अधिकारों का आनंद ले सकता है और आनंद ले सकता है। भारतीय राजनीति में उदारवादी बुद्धिमान सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत भारत में शासन और सामाजिक संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो उदार मूल्यों के आधार पर एक वैचारिक ढांचे की पेशकश करते हैं। ये सिद्धांत भारतीय राज्य को महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित करते हैं, जो अपने नागरिकों को लाभान्वित करते हैं। यहाँ भारतीय संविधान और अतिरिक्त संदर्भ से प्रासंगिक लेखों के साथ इन सिद्धांतों का टूटना है। 1. यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी अनुच्छेद 44। राज्य का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करना है, जिसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को उनके धर्म की परवाह किए बिना धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानूनों के एक ही सेट के तहत समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। यह व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक और विरासत में समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए है। 2. प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा अनुच्छेद 45। सरकार को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा जाता है कि प्रत्येक बच्चा 6 साल की उम्र तक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्राप्त करता है। यह सिद्धांत हर बच्चे के भविष्य के विकास और सीखने के लिए एक मजबूत आधार बनाने में प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को पहचानता है। 3. आधुनिक कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48। यह सिद्धांत आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक प्रथाओं के माध्यम से कृषि और पशुपालन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता के लिए कहता है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्र के लिए उत्पादकता, स्थिरता और खाद्य सुरक्षा बढ़ाना है, जिससे कृषि व्यवहार्य और कुशल है। 4. पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48A। राज्य वनों और वन्यजीवों सहित पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए जिम्मेदार है। यह पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करने और पर्यावरणीय गिरावट के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 5. विरासत की सुरक्षा अनुच्छेद 49। यह सिद्धांत ऐतिहासिक या कलात्मक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा के महत्व पर जोर देता है। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है, जिससे नागरिकों के बीच पहचान और गर्व की भावना पैदा होती है। 6. न्यायपालिका और कार्यकारी का पृथक्करण अनुच्छेद 50। कानूनी प्रणाली की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यकारी से अलग करने की आवश्यकता है। यह पृथक्करण कानून के शासन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि न्याय को उचित रूप से प्रशासित किया जाता है और सत्ता के दुरुपयोग को रोकना है। 7. अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुच्छेद 51। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, राष्ट्रों के बीच सिर्फ संबंध बनाए रखता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान करना है, देशों को मध्यस्थता जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से शांति से विवादों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह सिद्धांत वैश्विक स्थिरता और सहयोग में योगदान देता है। निष्कर्ष: ये उदार बौद्धिक सिद्धांत भारत में एक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। इन दिशानिर्देशों का पालन करके सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है, यह सुनिश्चित करना कि उनके अधिकार और कल्याण को बरकरार रखा जाए। इन सिद्धांतों में से प्रत्येक भारतीय संविधान में विशिष्ट लेखों द्वारा समर्थित है। इन मूलभूत लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, जो लोकतंत्र, समानता और न्याय के आदर्शों को दर्शाता है। भारतीय संविधान में नए निर्देशन सिद्धांत। भारतीय संविधान सरकार को कुछ सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। इन्हें राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है।
वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनका उद्देश्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और न्याय, समानता और बिरादरी सुनिश्चित करना है। समय के साथ इनमें से कुछ सिद्धांतों को संशोधनों के माध्यम से अद्यतन या जोड़ा गया है। यहाँ विभिन्न संशोधनों के माध्यम से संविधान में जोड़े गए नए निर्देश सिद्धांतों का एक सरल टूटना है। 42वां संशोधन 1976। 42वें संशोधन ने 4 नए निर्देश सिद्धांतों को पेश किया जिनके लिए सरकार की आवश्यकता होती है। 1. बच्चों के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 39 जनादेश की राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को स्वस्थ विकास और विकास के अवसर हों। इसमें शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करना शामिल है। 2. सभी के लिए समान न्याय। अनुच्छेद 39A समान न्याय को बढ़ावा देने और उन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी लोग उनकी आय या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना कानूनी समर्थन तक पहुंच रखते हैं। 3. उद्योग प्रबंधन में कार्यकर्ता भागीदारी। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में कार्यकर्ता भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इसका मतलब यह है कि श्रमिकों को यह कहना चाहिए कि कंपनियों को कैसे चलाया जाता है, जिससे बेहतर काम करने की स्थिति और नौकरी की संतुष्टि होती है। 4. पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 48A वनों और वन्यजीवों सहित पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार की आवश्यकता है। यह सिद्धांत पारिस्थितिक संतुलन और सतत विकास के महत्व को पहचानता है। 2. 44वां संशोधन 1978। 44वें संशोधन ने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जोड़ा। असमानताओं को कम करना। अनुच्छेद 38 के तहत राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाना है जहां सभी के पास सफल होने के समान मौके हैं। 3. 86वां संशोधन 2002। 86वें संशोधन ने शिक्षा के बारे में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। शिक्षा का अधिकार। इसने अनुच्छेद 45 में संशोधन किया। अनुच्छेद 21A के तहत प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार में बदल दिया। अब सरकार को सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जब तक कि वे 6 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाते। यह परिवर्तन एक बच्चे के जीवन में शिक्षा के महत्व पर जोर देता है और इसका उद्देश्य प्रारंभिक स्कूली शिक्षा में ड्रॉपआउट दरों को कम करना है। 4. 97वां संशोधन 2011। 97वां संशोधन सहकारी क्षेत्र पर केंद्रित था। सहकारी समितियों का प्रचार। अनुच्छेद 43B ने कहा कि राज्य को सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देना चाहिए। यह इन समाजों में स्वैच्छिक भागीदारी, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन के महत्व पर जोर देता है जो उनके सदस्यों की आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। निष्कर्ष। ये संशोधन भारतीय संविधान की विकसित प्रकृति और समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। जबकि निर्देश सिद्धांत कानूनी रूप से लागू नहीं हैं, वे नीतियों और कानूनों को आकार देने में सरकार के लिए आवश्यक दिशानिर्देश के रूप में काम करते हैं। वे सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हैं। एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दिखाते हैं। भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष सिद्धांतों के पीछे मंजूरी को समझना। भारत में संविधान सर्वोच्च कानून है जो यह मार्गदर्शन करता है कि देश कैसे शासित है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों और उन आदर्शों को भी रेखांकित करता है जिन्हें सरकार को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इनमें से हम 2 महत्वपूर्ण श्रेणियां पाते हैं: मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत।
अधिकारों की श्रेणियां। सर B.N. राव, जो संविधान के लिए एक सलाहकार थे, ने सुझाव दिया कि अधिकारों को दो समूहों में गिनना चाहिए। एक, न्यायिक अधिकार। ये ऐसे अधिकार हैं जिन्हें कानून की अदालत में लागू किया जा सकता है। संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकार इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दो, गैर न्यायसंगत अधिकार। ये ऐसे अधिकार हैं जिन्हें सीधे कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान के भाग 4 में निर्धारित निर्देश सिद्धांत गैर न्यायसंगत हैं। निर्देश सिद्धांतों का महत्व। भले ही निर्देश सिद्धांत गैर न्यायसंगत हैं, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये सिद्धांत देश को नियंत्रित करने के लिए मौलिक हैं। यह जोर देता है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इसका मतलब यह है कि जब नागरिक इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए अदालत नहीं जा सकते, तब भी सरकार के पास अभी भी उनके लिए काम करने की नैतिक जिम्मेदारी है। एक बल के रूप में जनमत। निर्देश सिद्धांतों की प्रभावशीलता काफी हद तक राजनीतिक दबाव और जनमत पर निर्भर करती है। उल्लेखनीय आंकड़े जैसे कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और B.R. अम्बेडकर ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से नतीजों का सामना किए बिना कोई भी निर्वाचित सरकार इन सिद्धांतों को अनदेखा नहीं कर सकती। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा, लोगों के लिए जिम्मेदार कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में प्रावधानों को अनदेखा करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। B.R. अम्बेडकर ने जोर देकर कहा कि एक सरकार जो लोगों के वोट पर निर्भर करती है, उसे नीतियां बनाते समय निर्देश सिद्धांतों पर विचार करना होगा। गैर प्रभावितता के कारण। भारतीय संविधान के फ्रेमर्स ने निर्देश सिद्धांतों को कई कारणों से गैर न्यायसंगत रखने का फैसला किया। एक, वित्तीय बाधाएं। स्वतंत्रता के समय देश के पास इन सभी सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। दो, विविधता और पिछड़ापन। भारत एक विविध देश है जिसमें कई अलग अलग संस्कृतियों और विकास के अलग अलग स्तर हैं। यह विविधता एक समान नीतियों के कार्यान्वयन को जटिल कर सकती है। तीन, नई सरकारी चुनौतियां। स्वतंत्र भारतीय राज्य के पास कई दबाव वाले मुद्दे थे। फ्रेमर्स का मानना था कि सरकार को तत्काल कानूनी कार्रवाई से बोझिल किए बिना इन सिद्धांतों को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सारांश में, जबकि निर्देश सिद्धांत कानूनी रूप से लागू नहीं होते हैं, वे सरकार की नीतियों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण नैतिक वजन रखते हैं। संविधान का उद्देश्य इन सिद्धांतों के लिए सार्वजनिक वकालत और सरकारी जवाबदेही के माध्यम से उत्तरोत्तर महसूस किया जाना है, बजाय अदालत के हस्तक्षेपों के माध्यम से। यह व्यावहारिक दृष्टिकोण सामूहिक इच्छा और लोकतांत्रिक शासन की शक्ति में एक विश्वास को दर्शाता है। निष्कर्ष। भारत में शासन के व्यापक संदर्भ को समझने के लिए निर्देश सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। वे सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर जैसे आदर्शों को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप के रूप में काम करते हैं। नागरिकों और मतदाताओं के रूप में सरकार को संविधान में निर्धारित इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रति जवाबदेह रखना महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे नीति निर्माण में सबसे आगे बने रहें। राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों की आलोचना। राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत कानून और नीतियां बनाने में भारत सरकार की मदद करने के लिए डिजाइन किए गए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश हैं। हालांकि घटक विधानसभा के कुछ सदस्यों और राजनीति और कानून में अन्य विशेषज्ञों ने उनके बारे में कुछ चिंताएं बढ़ाई हैं। आइए इन आलोचनाओं को सरल शब्दों में चर्चा करें और उन्हें संविधान के विशिष्ट लेखों से जोड़ें। एक, गैर न्यायपूर्ण प्रकृति। एक मुख्य आलोचना यह है कि निर्देश सिद्धांत गैर न्यायसंगत हैं।
इसका मतलब है कि लोग इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए अदालत नहीं जा सकते। वे सख्त कानूनों की तुलना में दिशानिर्देशों की तरह हैं। संबंधित लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निर्देश सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं हैं, लेकिन अभी भी देश के शासन में मौलिक हैं। आलोचकों का तर्क है कि चूंकि उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा सकता है। 2. अस्पष्ट और अस्पष्ट भाषा। कुछ आलोचकों का उल्लेख है कि निर्देश सिद्धांतों में उपयोग की जाने वाली भाषा अक्सर अस्पष्ट या अस्पष्ट होती है। इससे अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जस्ट, फेयर और इक्वल जैसे शब्द अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजों का मतलब हो सकते हैं, जो वास्तविक जीवन में इन सिद्धांतों को कैसे लागू करें, यह समझने में भ्रम पैदा कर सकते हैं। 3. मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष। आलोचना का एक अन्य क्षेत्र निर्देश सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच संभावित संघर्ष है। मौलिक अधिकारों को व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी दी जाती है, जैसे कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21। कभी कभी निर्देश सिद्धांतों का कार्यान्वयन इन व्यक्तिगत अधिकारों के साथ हस्तक्षेप कर सकता है। 4. कार्यान्वयन चुनौतियां। आलोचक यह भी बताते हैं कि विभिन्न तार्किक और वित्तीय चुनौतियों के कारण निर्देश सिद्धांतों में उल्लिखित कई लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से महसूस नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए जीवन और निष्पक्ष मजदूरी का न्यूनतम मानक प्रदान करने से संबंधित सिद्धांत अक्सर बजट की कमी और अन्य सरकारी जिम्मेदारियों के प्राथमिकता के कारण पूरी तरह से व्यवहार में प्राप्त नहीं होते हैं। 5. राजनीतिक हेरफेर। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि निर्देशन सिद्धांतों को उनके लाभ के लिए राजनीतिक नेताओं द्वारा हेरफेर किया जा सकता है। चूंकि ये सिद्धांत व्यापक हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, इसलिए सरकारें उन नीतियों को सही ठहराने के लिए उनका उपयोग कर सकती हैं जो नागरिकों के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकती हैं। 6. विशिष्टता का अभाव। एक और समालोचना निर्देशों में विशिष्टता की कमी के बारे में है, जिससे विभिन्न राज्यों या प्रशासन द्वारा असंगत आवेदन हो सकता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 45 6 साल से कम उम्र के बच्चों को बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के बारे में बात करता है, लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए, जिससे विभिन्न परिणामों के लिए अग्रणी होता है। निष्कर्ष। जबकि राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत सरकार को एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक हैं, आलोचनाएं महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करती हैं जिन्हें उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। सरकार के लिए इन सिद्धांतों को कार्रवाई योग्य नीतियों में अनुवाद करना महत्वपूर्ण है, जबकि यह सुनिश्चित करना कि वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ संरेखित हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण होने से भारतीय संविधान में निहित निर्देश सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों दोनों के वादे को पूरा करते हुए अधिक न्यायपूर्ण समाज के विकास को बढ़ावा मिल सकता है। भारतीय संविधान में निर्देश सिद्धांतों की आलोचना को समझना। भारत में राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में पाए गए दिशानिर्देश हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उपायों के माध्यम से एक न्यायपूर्ण समाज बनाना है। हालांकि उनकी प्रभावशीलता और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बारे में कुछ आलोचनाएं हैं। निर्देश सिद्धांत क्या हैं? निर्देशन सिद्धांतों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुच्छेद 36 के तहत तैयार किया गया है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि राज्य सरकार का अर्थ है लोगों के कल्याण की ओर काम करता है।
आदर्श रूप से सरकार इन सिद्धांतों का उपयोग कानूनों और नीतियों को बनाने के लिए एक आधार के रूप में करती है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देती हैं। गैर न्यायपूर्ण प्रकृति। निर्देश सिद्धांतों की मुख्य आलोचनाओं में से एक यह है कि वे गैर न्याय संगत हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें अदालतों के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है। इसने उनकी वास्तविक दुनिया की प्रभावशीलता के बारे में चिंता जताई है। यहाँ कुछ उल्लेखनीय आलोचनाएं हैं। एक, केटी शाह का दृश्य। केटी शाह ने निर्देश सिद्धांतों को पवित्र सुपरफ्लुएट्स के रूप में संदर्भित किया। उनकी तुलना एक बैंक से एक चेक से की गई, जिसे केवल तभी भुनाया जा सकता है जब बैंक में पर्याप्त संसाधन हो। यह इंगित करता है कि वे व्यावहारिक समर्थन के बिना सिर्फ अच्छे इरादे रह सकते हैं। 2, नसीरुद्दीन का टेक। उन्होंने इन सिद्धांतों की तुलना नए साल के संकल्पों के लिए की, जिन्हें अक्सर उनके द्वारा बनाए जाने के तुरंत बाद भूल जाते हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें वादा करना आसान हो सकता है, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। 3, टी कृष्णमखरी की आलोचना। उन्होंने निर्देशन सिद्धांतों को भावनाओं का एक सत्यनिष्ठ डस्टबिन के रूप में वर्णित किया, जिसका अर्थ है कि वे अच्छे इरादों से भरे हुए हैं, लेकिन शायद ही कभी कानूनविदों द्वारा गंभीरता से काम किया जाता है या गंभीरता से लिया जाता है। 4, केसी वियर की राय। उन्होंने उन्हें उद्देश्यों और आकांक्षाओं के घोषणापत्र के रूप में देखा, जिसका अर्थ है कि वे लक्ष्यों को रेखांकित करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वास्तविक परिवर्तन का नेतृत्व करें। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि वे ठोस नीतियों के बजाय नैतिक दिशानिर्देशों के रूप में अधिक काम करते हैं। 5, सर आइवर जेनिंग्स। उन्होंने उन्हें पवित्र आकांक्षाओं के रूप में सोचा। यह दर्शाता है कि जब वे महान लक्ष्यों को व्यक्त कर सकते हैं तो वे कार्रवाई के लिए मजबूर नहीं करते हैं। निर्देशन सिद्धांतों से संबंधित संवैधानिक लेख। अनुच्छेद 36 शब्द राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 37 बताता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और यह कि कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 39 राज्य को व्यक्तियों के लिए अधिकारों की एक श्रृंखला को सुरक्षित करने का निर्देश देता है, जिसमें आजीविका के पर्याप्त साधन, समान कार्य के लिए समान वेतन और दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा शामिल है। अनुच्छेद 40 स्थानीय स्तर पर स्वशासन के लिए पंचायती राज संस्थानों के गठन को प्रोत्साहित करता है, जिससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष। जबकि राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, उनकी प्रभावशीलता को अक्सर उनके गैर न्यायसंगत चरित्र के कारण पूछताछ की जाती है। आलोचकों ने उन्हें कार्रवाई में अनुवाद करने के लिए आवश्यक प्रवर्तन तंत्र के बिना बुलंद आदर्शों के रूप में चित्रित किया है। बहरहाल, वे सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय की ओर मार्गदर्शन करते हुए भारत के नीतिगत ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक बने हुए हैं। उनकी आलोचना को समझने से संवैधानिक वादों और शासन की वास्तविकताओं के बीच अंतराल को उजागर करने में मदद मिलती है। यह विश्लेषण इस बात की गहरी समझ की आवश्यकता पर जोर देता है कि इन सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है और भारत के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के साथ उन्हें संरेखित करने में अधिक जवाबदेही के लिए कॉल किया जा सकता है। भारतीय संविधान में निर्देश सिद्धांतों की आलोचना को समझना। भारत में संविधान राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांत नामक दिशानिर्देशों का एक समूह प्रदान करता है। ये सिद्धांत लोगों के कल्याण के लिए कानून और नीतियां बनाने में सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए हैं। हालांकि कुछ आलोचकों का तर्क है कि ये निर्देश अच्छी तरह से संगठित नहीं हैं और एक स्पष्ट सुसंगत दर्शन का पालन नहीं करते हैं। निर्देश सिद्धांतों की प्रमुख आलोचना। 1. तार्किक व्यवस्था की कमी।
श्रीनिवासन जैसे आलोचकों ने बताया है कि निर्देश सिद्धांतों को ठीक से वर्गीकृत नहीं किया गया है। वह नोट करता है कि निर्देश महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों के साथ महत्वहीन मुद्दों को एक साथ मिलाते हैं, जिससे भ्रम होता है। उदाहरण के लिए, कुछ निर्देश आधुनिक विचारों पर आधारित हैं, जबकि अन्य पुरानी परंपराओं पर भरोसा करते हैं, एक ऐसा मिश्रण बनाते हैं जो तार्किक रूप से बहुत अधिक समझ में नहीं आता है। दो विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को मिलाकर आलोचकों के अनुसार उन निर्देशों का एक सम्मिश्रण है जो तर्कसंगत विचार और वैज्ञानिक तर्क से आते हैं, जो भावनाओं और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों में डूबा हुआ है। यह मिश्रण सिद्धांतों की प्रभावशीलता को पतला करता है। 3 असंगत दर्शन। एक अन्य विख्यात आलोचक सर आइवोर जेनिंग्स ने कहा कि निर्देश सिद्धांतों में एक सुसंगत दर्शन की कमी है। यह असंगतता नीति निर्माताओं के लिए इन सिद्धांतों को एक सुसंगत तरीके से लागू करना मुश्किल बनाती है, क्योंकि वे अलग अलग दिशाओं में खींच सकते हैं। प्रत्यक्ष सिद्धांतों का महत्व। आलोचनाओं के बावजूद राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं। गाइडिंग गवर्नेंस, भारतीय संविधान के लेख 36 से 51 इन सिद्धांतों को पूरा करते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं कि सरकार का उद्देश्य लोगों के कल्याण के लिए है, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों से। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। सिद्धांत सरकार को धन, स्थिति और अवसरों में असमानताओं को कम करने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सामाजिक न्याय में योगदान करते हैं। कानून के लिए रूपरेखा। जबकि वे न्याय संगत नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है, वे कानून के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से बताता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं। एक कल्याणकारी राज्य के लिए दृष्टि। निर्देश सिद्धांत एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की एक दृष्टि को दर्शाते हैं, जहां सरकार अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। निष्कर्ष। सारांश में, जबकि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांतों की व्यवस्था और स्थिरता के बारे में वैध आलोचनाएं हैं, वे फ्रेमवर्क का एक अनिवार्य हिस्सा बने हुए हैं जो सरकार को कानून बनाने और सामाजिक न्याय देने में मार्गदर्शन करता है। सांसदों के लिए इन आलोचनाओं पर गंभीरता से विचार करना और शासन और लोक कल्याण के इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन सिद्धांतों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यवस्थित और कार्यान्वित करने के तरीकों की तलाश करना महत्वपूर्ण है। भारत में राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों को समझना। परिचय। राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत भारत सरकार के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश हैं। वे भारतीय संविधान के भाग 4 में पाए जाते हैं और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक विख्यात राजनीतिक वैज्ञानिक सर आइवोर जेनिंग्स के अनुसार ये सिद्धांत 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड के विचारों से प्रभावित हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सिडनी वेब और बीट्राइस वेब जैसे विचारक, जो सामाजिक सुधार और समाजवाद में अपने विश्वासों के लिए जाने जाते थे, इन दिशानिर्देशों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते थे। ऐतिहासिक संदर्भ। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी महान बदलाव का समय था। इस अवधि के दौरान बेहतर काम करने की स्थिति और सामाजिक कल्याण सहित समाज में सुधार के लिए एक धक्का था। वेब्स बुद्धिजीवियों के एक समूह का हिस्सा थे जिन्होंने फैबियन समाजवाद के विचार को पेश किया, जिसका उद्देश्य कठोर बदलावों के बजाय क्रमिक सामाजिक परिवर्तनों के लिए था। सर आइवर जेनिंग्स ने बताया कि यद्यपि निर्देश इन विचारों को दर्शाते हैं, वे आज या भविष्य में भारत की जरूरतों के साथ अच्छी तरह से फिट नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद संदर्भ। प्रत्यक्ष सिद्धांतों को भारतीय संविधान के लेख 36 से 51 में अनुबंधित किया गया है।
यहाँ कुछ प्रमुख लेखों का संक्षिप्त अवलोकन है। अनुच्छेद 38 न्याय को बढ़ावा देने वाले सामाजिक व्यवस्था को हासिल करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य की आवश्यकता है। अनुच्छेद 39 पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए आजीविका और समान वेतन के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार के बारे में बात करता है। जेनिंग्स का परिप्रेक्ष्य। जेनिंग्स का मानना था कि 20वीं शताब्दी के मध्य में निर्देशन सिद्धांत भारत के लिए उपयुक्त थे। 21वीं सदी में उनकी प्रयोज्यता अनिश्चित है। उन्होंने अनुमान लगाया कि जैसे जैसे समाज विकसित होता है, इन सिद्धांतों को आधुनिक चुनौतियों को पूरा करने के लिए अद्यतन करने की आवश्यकता हो सकती है। जेनिंग्स के विश्लेषण से प्रमुख बिंदु। 19वीं सदी के अंग्रेजी दर्शन का प्रभाव। सिद्धांत एक विचारधारा को दर्शाते हैं जो समकालीन आवश्यकताओं के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं हो सकता है। 2 फैबियन सोशलिज्म। जबकि इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार करना है, इसके तरीके और विचार पुराने महसूस कर सकते हैं। 3 भविष्य की प्रासंगिकता। जैसे जैसे समाज बदलता है, प्रौद्योगिकी, शहरीकरण और वैश्वीकरण जैसे नए मुद्दों को संबोधित करने के लिए अनुकूलनीय नीतियां आवश्यक हैं। अनुकूलन का महत्व। निर्देशन सिद्धांतों के लिए प्रासंगिक बने रहने के लिए उन्हें सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ विकसित होना चाहिए। 21वीं सदी में भारत की जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थितियां और सामाजिक चुनौतियां 1900 के दशक के मध्य में जो कुछ भी थीं, उससे काफी अलग हैं। जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य संकटों जैसे मुद्दों को अभिनव दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो संविधान का मसौदा तैयार होने पर अनुमानित नहीं हो सकते थे। निष्कर्ष। राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत भारत में शासन और सामाजिक न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा के रूप में काम करते हैं। हालांकि जैसा कि सर आइवोर जेनिंग्स ने कहा, उनकी प्रासंगिकता का पुनर्मूल्यांकन करना और वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें अद्यतन करना आवश्यक है। विचारशील चर्चा और विधायी परिवर्तन यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि ये सिद्धांत भारत को अपने सभी नागरिकों के लिए एक निष्पक्ष और सिर्फ समाज की ओर मार्गदर्शन करना जारी रखते हैं। सारांश में, जबकि निर्देश सिद्धांतों के पीछे के विचार अतीत में महत्वपूर्ण थे, उनकी भविष्य की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे भारतीय समाज की बदलती वास्तविकताओं के लिए कितनी अच्छी तरह से अनुकूल हैं। भारत में संवैधानिक संघर्ष। भारतीय राजनीतिक चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के संथानम ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांत शासन में संघर्ष का कारण बन सकते हैं। ये संघर्ष 3 मुख्य क्षेत्रों में हो सकते हैं। 1 केंद्र और राज्यों के बीच। भारतीय संविधान केंद्र सरकार, अक्सर केंद्र के रूप में संदर्भित, को राज्य सरकारों को निर्देश देने के लिए अनुमति देता है कि निर्देश सिद्धांतों में निर्धारित कुछ सिद्धांतों और नीतियों को कैसे लागू किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार ये सिद्धांत केवल दिशानिर्देश नहीं हैं, वे देश के शासन में मौलिक हैं। यदि कोई राज्य सरकार इन सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहती है, तो केंद्र के पास उस राज्य सरकार को खारिज करने की शक्ति है। इस स्थिति से राज्य और केंद्रीय अधिकारियों के बीच तनाव हो सकता है। 2 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का नेतृत्व करते हैं और संसद में बिल पेश करते हैं। हालांकि यदि कोई बिल निर्देश सिद्धांतों के साथ संरेखित नहीं करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास इसे अस्वीकार करने का अधिकार है। अस्वीकृति का आधार अनुच्छेद 37 पर आधारित हो सकता है, जिसमें कहा गया है कि ये सिद्धांत राष्ट्र के शासन के लिए आवश्यक हैं,
यह दर्शाता है कि इन सिद्धांतों के विपरीत कोई भी कानून पारित नहीं किया जाना चाहिए। यह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच असहमति पैदा कर सकता है, खासकर जब राष्ट्रपति का मानना है कि बिल इन मूल सिद्धांतों की अनदेखी कर रहा है। 3. राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच इसी तरह के संघर्ष राज्य स्तर पर हो सकते हैं, विशेष रूप से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच। राज्यपाल के पास कानून बनने से पहले राज्य कानून की समीक्षा करने की शक्ति है। यदि राज्यपाल का मानना है कि एक विधेयक निर्देश सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करता है, तो वे इसे अपनी सहमति देने के लिए नहीं चुन सकते हैं। यह स्थिति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच एक संवैधानिक संघर्ष को जन्म दे सकती है। प्रासंगिक लेख और कानून। अनुच्छेद 37 यह लेख इस बात पर जोर देता है कि राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और राज्य द्वारा कानून बनाने में लागू किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट करता है कि ये सिद्धांत केवल सुझाव नहीं हैं, बल्कि सरकार के कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। अनुच्छेद 239 यह लेख संघ प्रदेशों में एक गवर्नर की नियुक्ति के लिए प्रदान करता है, एक रूपरेखा बनाता है जहां राज्यपाल राज्यों में उनकी भूमिका के समान इन क्षेत्रों को प्रशासित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुच्छेद 153 यह लेख बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होना चाहिए। यह व्यक्ति संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है और मुख्यमंत्री के साथ संघर्ष की क्षमता को दर्शाता है, जो विधायी प्रक्रिया में एक भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 111 इस लेख में कहा गया है कि जब कोई बिल राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो उनके पास या तो सहमति देने, सहमति को रोकना या पुनर्विचार के लिए बिल, यदि यह मनी बिल नहीं है, को वापस करने के लिए विकल्प हैं। यह लेख संसद द्वारा पारित कानून के मामलों में राष्ट्रपति के अधिकार को स्थापित करता है। सारांश में, जबकि राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है, वे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर शासन के ढांचे में संघर्ष भी बना सकते हैं। इन गतिशीलता और प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों को समझना भारतीय शासन की जटिलताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष सिद्धांतों की उपयोगिता को समझना। भारतीय संविधान में राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत महत्वपूर्ण दिशानिर्देश हैं। कुछ आलोचनाओं के बावजूद ये सिद्धांत केवल अतिरिक्त सामग्री नहीं हैं, वे देश को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान में ही कहा गया है कि वे शासन के लिए मौलिक हैं। निर्देश सिद्धांतों पर प्रमुख दृष्टिकोण। एक सम्मानित वकील और राजनयिक एल.एन. 2 एन.सी. भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश चगला का मानना है कि यदि ये सिद्धांत पूरी तरह से लागू हो जाते हैं तो भारत एक आदर्श स्थान बन सकता है, न केवल एक राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में, बल्कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भी काम कर सकता है, जो अपने नागरिकों के लिए बाहर दिखता है। 3. डॉ. संविधान के प्रमुख वास्तुकार अंबेडकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये निर्देश आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो सिर्फ राजनीतिक अधिकारों से परे लोगों की आर्थिक भलाई पर केंद्रित है। 4. एक संवैधानिक विशेषज्ञ ग्रानविले ऑस्टिन ने इन सिद्धांतों को सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों का निर्माण करके सामाजिक क्रांति को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा। 5. सर बी.एन. राव, जिन्होंने संविधान के गठन के दौरान सलाह दी थी, ने कहा कि ये सिद्धांत राज्य अधिकारियों के लिए नैतिक दिशानिर्देश के रूप में काम करते हैं और शैक्षिक मूल्य है। 6. एन.सी. भारत के एक पूर्व अटॉर्नी जनरल सेटलवार्ड ने निर्देशन सिद्धांतों द्वारा निभाई गई कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को इंगित किया। वे निर्देशों के एक साधन के रूप में कार्य करते हैं, एक नए सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए आवश्यक सिद्धांतों के सभी सरकारी निकायों को याद दिलाते हैं, जैसा कि संविधान द्वारा परिकल्पित किया गया है।
वे अपनी न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया में अदालतों की सहायता करते हैं, न्यायाधीशों को यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि कानून संवैधानिक है या नहीं। वे कई तरीकों से अदालतों का मार्गदर्शन करते हुए दोनों विधायी और कार्यकारी कार्यों के लिए एक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। वे संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित आदर्शों को व्यापक बनाते हैं, जो सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बिरादरी की तलाश करता है। निर्देश सिद्धांतों की अतिरिक्त भूमिकाएं। निर्देशन सिद्धांत भारत के शासन में एक बहुआयामी भूमिका निभाते हैं। एक, सरकार की नीति में स्थिरता। वे सत्तारूढ़ दलों में बदलाव के बावजूद घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं। 2, मौलिक अधिकारों के लिए पूरक। जबकि संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 12 से 35 की गारंटी देता है, निर्देशन सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करके अंतराल में भरते हैं। 3, एक अनुकूल माहौल बनाना। उनका कार्यान्वयन एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता है जिसमें नागरिक पूरी तरह से अपने मौलिक अधिकारों का आनंद ले सकते हैं। 4, राजनीतिक जवाबदेही। वे विपक्षी दलों को इस आधार पर सत्तारूढ़ सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए सशक्त बनाते हैं कि इसकी नीतियां इन निर्देशन सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकती हैं। 5, प्रदर्शन माप। नागरिक इन संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ सरकार की नीतियों और कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं। 6, कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा के बावजूद एक उम्मीद है कि ये दिशाएं सभी विधायी और कार्यकारी कार्यों का मार्गदर्शन करती हैं। संविधान में प्रासंगिक लेख। राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत संविधान के भाग 4 में उल्लिखित हैं, विशेष रूप से लेख 36 से 51 प्रमुख लेखों में शामिल हैं। अनुच्छेद 37 इस लेख में कहा गया है कि निर्देश सिद्धांतों को किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन सिद्धांतों को फिर भी शासन के लिए मौलिक हैं। अनुच्छेद 38 यह लोगों के कल्याण को बढ़ावा देता है और राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों को सूचित करेगा। अनुच्छेद 39 यह लेख इस बात पर जोर देता है कि राज्य को अपनी नीति को आजीविका के पर्याप्त साधनों, समान कार्य के लिए समान वेतन और बच्चों को शोषण से बचाने के लिए निर्देशित करना चाहिए। निर्देश सिद्धांतों के महत्व को नहीं समझा जा सकता है। वे संविधान के फ्रेमर्स द्वारा कल्पना के रूप में एक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज की स्थापना के लिए एक रोडमैप के रूप में काम करते हैं। इन सिद्धांतों को समझने से नागरिकों को उनके अधिकारों के ढांचे और उनके प्रति सरकार की जिम्मेदारियों की बेहतर सराहना करने में मदद मिलती है। मौलिक अधिकारों और निर्देश सिद्धांतों के बीच संघर्ष। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से मौलिक अधिकारों और निर्देश सिद्धांतों के बीच संबंध चर्चा का विषय रहा है। इन दो तत्वों का उद्देश्य राष्ट्र का मार्गदर्शन करना है, लेकिन अक्सर टकराव होता है, जिससे उनकी भूमिकाओं के बारे में भ्रम पैदा होता है। मुख्य परिभाषाएं। मौलिक अधिकार ये सभी व्यक्तियों को संविधान द्वारा गारंटीकृत बुनियादी मानवाधिकार हैं। वे सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ नागरिकों की रक्षा करते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। निर्देश सिद्धांत ये सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के लिए दिशानिर्देश हैं। वे सामाजिक न्याय के बारे में लाने और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के उद्देश्य से हैं। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये निर्देश सिद्धांत केवल सलाहकार नहीं हैं, राज्य के पास उन्हें लागू करने के लिए एक नैतिक दायित्व है, लेकिन वे कानूनी रूप से कानून की अदालत में लागू नहीं हैं। प्रारंभिक संघर्ष। 1951 में एक ऐतिहासिक मामले को चंपकम दोरैराजन मामले के रूप में जाना जाता है। अगर मौलिक अधिकारों और निर्देश सिद्धांतों के बीच संघर्ष होता, तो मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता मिलेगी।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि निर्देश सिद्धांतों को मौलिक अधिकार ढांचे का पालन करना चाहिए। हालांकि यह भी नोट किया गया कि संसद संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संशोधन। इस फैसले के जवाब में संसद ने कई संशोधन किए। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, चौथा संशोधन अधिनियम 1955, 17वें संशोधन अधिनियम 1964। ये संशोधन कुछ निर्देश सिद्धांतों को लागू करने में मदद करने के लिए थे। 1967 में बड़े बदलाव। गोलकनाथ मामले 1967 में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती है, उन्हें पवित्र समझती है। इसका मतलब था कि मौलिक अधिकारों को केवल निर्देश सिद्धांतों को पूरा करने के लिए संशोधित नहीं किया जा सकता है। प्रतिक्रिया में संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए अपनी शक्ति की पुष्टि करते हुए 24वें संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया। इसके बाद 25वें संशोधन अधिनियम 1971 ने अनुच्छेद 31C पेश किया, जिसमें दो महत्वपूर्ण प्रावधान प्रदान किए गए। एक अनुच्छेद 39B और C में वर्णित समाजवादी निर्देश सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को अवैध नहीं माना जाएगा यदि वे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता या लेख के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। 31 संपत्ति का अधिकार। इन कानूनों को मौलिक अधिकारों का पालन नहीं करने के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में संशोधन। केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 31C का दूसरा प्रावधान असंवैधानिक था क्योंकि इसने न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को कम कर दिया, जो संविधान का एक मौलिक पहलू था। फिर भी पहले प्रावधान को मान्य के रूप में बरकरार रखा गया था। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने बाद में अनुच्छेद 31C के पहले प्रावधान के दायरे को व्यापक बनाया, किसी भी कानून को निर्देशित करने वाले किसी भी कानून की रक्षा की, न कि केवल अनुच्छेद 39B और C में निर्दिष्ट किए गए। इस संशोधन ने प्रत्यक्ष सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर अधिक महत्व दिया। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में चुनौती दी गई एक रुख। दो तत्वों के बीच संतुलन अधिनियम। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों और निर्देश सिद्धांतों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें कहा गया है, भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और निर्देश सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है। वे एक रथ के दो पहियों की तरह हैं, एक दूसरे से कम नहीं। इसने स्थापित किया कि दूसरे को पूर्ण महत्व देने से संविधान के सामंजस्य को बाधित किया जाता है। अदालत ने दोहराया कि जबकि मौलिक अधिकारों का वर्चस्व है, यह निर्देश सिद्धांतों के कार्यान्वयन को नहीं रोकता है, बशर्ते कि मौलिक अधिकारों में किए गए कोई भी परिवर्तन संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन नहीं करते हैं। वर्तमान समझ। आज यह स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार निर्देश सिद्धांतों पर वर्चस्व रखते हैं। निर्देश सिद्धांतों को अभी भी पीछा और कार्यान्वित किया जा सकता है। संसद के पास निर्देश सिद्धांतों को पूरा करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, बशर्ते ये संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे से समझौता न करें। महत्वपूर्ण लेख। अनुच्छेद 14 कानून से पहले समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कई स्वतंत्रताएं शामिल हैं, जैसे कि भाषण और विधानसभा। अनुच्छेद 31 संपत्ति से संबंधित सही नोट। यह लेख 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया था।
इन दो मूलभूत पहलुओं के बीच नाजुक संतुलन और बातचीत को समझना भारतीय समाज में निष्पक्षता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष सिद्धांतों का कार्यान्वयन। 1950 के बाद से भारतीय सरकारों ने दोनों राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए काम किया है। इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान के भाग 4 में रेखांकित किया गया है और उनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण कदम और कानून हैं जो इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए स्थापित किए गए हैं। 1. विकास के लिए योजना। योजना आयोग 1950 में स्थापित। इसका उद्देश्य 5 साल की योजनाओं के माध्यम से देश के विकास को नियोजित तरीके से निर्देशित करना था, जो समान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना और आय असमानता को कम करना था। नीति आयोग 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग के साथ बदल दिया गया था, जो भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान के लिए खड़ा है। यह नया निकाय राष्ट्रीय विकास के लिए अभिनव विचारों और रणनीतियों को लाने पर केंद्रित है। प्रासंगिक लेख। अनुच्छेद 39 राज्य को सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है। 2. भूमि सुधार। कई राज्यों ने ग्रामीण लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भूमि सुधार कानून बनाए हैं। प्रमुख उपायों में शामिल हैं जमींदारों जैसे बिचौलियों को समाप्त करना, भूमि के स्वामित्व को अधिक प्रत्यक्ष करने के लिए किराएदारी सुधारों का परिचय जो बेदखली और निष्पक्ष किराए के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। भूमि धन की एकाग्रता को रोकने के लिए भूमि के स्वामित्व पर सीमा निर्धारित करना। न्यायसंगत भूमि उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भूमिहीन मजदूरों को अधिशेष भूमि वितरित करना। ग्रामीण समुदायों को मजबूत करने के लिए सहकारी खेती को बढ़ावा देना। प्रासंगिक लेख। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के लिए प्रदान किया गया है, हालांकि इसे बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 में निष्पक्ष मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार से बदल दिया गया है। 3. श्रमिक अधिकार। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून लागू किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 उदास स्माइली यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को उचित मजदूरी दी जाती है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 उदास स्माइली प्रतिबंधित बाल श्रम बाद में 2016 में किशोरों की रक्षा के लिए संशोधन किया गया। कारखाने अधिनियम 1948 उदास स्माइली कारखानों में काम करने की स्थिति को नियंत्रित करता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 उदास स्माइली एक ही नौकरी में काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। प्रासंगिक लेख। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है। 4. गरीबों के लिए कानूनी सहायता। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 ने उन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए भारत भर में एक प्रणाली स्थापित की जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसने लोक लोगों की अदालतें की स्थापना की जो लंबे समय तक अदालत की प्रक्रियाओं के बिना विवादों को सुलझाने के लिए। प्रासंगिक लेख। अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है। 5. कॉटेज उद्योगों का विकास। छोटे पैमाने और कॉटेज उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उत्पादन का समर्थन करने के लिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग जैसे कई बोर्ड और कमीशन स्थापित किए गए हैं, जो ग्रामीण कारीगरों की आजीविका को बेहतर बनाने में मदद करता है। 6. ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कई कार्यक्रम जैसे महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MG नरेगा)
2005 जो प्रत्येक ग्रामीण घर के लिए वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। 1950 के दशक से शुरू की गई सामुदायिक विकास योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बढ़ाना है। प्रासंगिक लेख। अनुच्छेद 47 समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देश देता है। 7 पर्यावरण संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा के उद्देश्य से कानून हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 पारिस्थितिक संतुलन के लिए जंगलों को बनाए रखने पर केंद्रित है। प्रासंगिक लेख। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए राज्य को निर्देश देता है। 8 पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना। स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए 73वें संशोधन अधिनियम 1992 ने गांव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर पंचायती राज संस्थानों की एक 3 स्तरीय प्रणाली की स्थापना की, जो अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। प्रासंगिक लेख। अनुच्छेद 40 स्थानीय स्वसरकार की एक प्रणाली की स्थापना को बढ़ावा देता है। 9 कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम 1989 जैसे कानूनों को SCS और STS द्वारा सामना किए गए सामाजिक अन्याय के खिलाफ सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। प्रासंगिक लेख। अनुच्छेद 15(4) उदास माली राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। 10 शिक्षा और स्वास्थ्य पहल। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में सुधार करने के लिए सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की है। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। प्रासंगिक लेख। अनुच्छेद 21A बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। निष्कर्ष। इन प्रयासों के बावजूद निर्देश सिद्धांतों का कार्यान्वयन अपर्याप्त धन, बढ़ती आबादी और सामाजिक असमानताओं जैसी चुनौतियों का सामना करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं कि इन सिद्धांतों को आधुनिक भारत में प्रभावी रूप से महसूस किया जाए, संविधान में कल्पना के रूप में एक न्यायसंगत समाज को बढ़ावा दिया जाए। सारांश में, हालांकि 1950 से स्ट्राइड्स बनाए गए हैं, लेकिन निर्देशन सिद्धांतों की पूरी क्षमता को प्राप्त करना प्रगति पर एक काम बना हुआ है, जिससे सरकार और समाज के सभी स्तरों से प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के भाग 4 के बाहर निर्देश। भारतीय संविधान में समाज में निष्पक्षता और विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नियम और दिशानिर्देश शामिल हैं। जबकि संविधान के भाग 4 में राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत शामिल हैं, अन्य भागों में भी महत्वपूर्ण निर्देश पाए जाते हैं। यहाँ 3 महत्वपूर्ण हैं। 1 अनुसूचित जातियों और सेवाओं के लिए अनुसूचित जनजातियों के दावे। संविधान के भाग 16 में पाए गए अनुच्छेद 335 के अनुसार सरकार को सरकारी नौकरियों में लोगों को नियुक्त करते समय अनुसूचित जातियों (SCS) और अनुसूचित जनजातियों (SENT) के दावों पर विचार करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब सरकार पदों को भरती है, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि SCS और STS के पास सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता को ध्यान में रखते हुए एक उचित अवसर है। यह निर्देश समानता को बढ़ावा देने में मदद करता है और हाशिए के समुदायों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। 2 मातृभाषा में निर्देश। अनुच्छेद 350 भाग 17 में किसी की मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया है।
संविधान हर राज्य और स्थानीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के दौरान अपनी पहली भाषा में सीख सकते हैं। यह निर्देश सुनिश्चित करता है कि बच्चे एक प्रभावी शिक्षा प्राप्त करते समय अपनी संस्कृति और भाषा के साथ बेहतर जुड़ सकते हैं, जो क्षेत्रीय भाषाओं और परंपराओं को संरक्षित करने में मदद कर सकता है। 3. हिंदी भाषा का विकास। अनुच्छेद 351 भाग 17 में भी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी रखता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हिंदी का उपयोग संचार के एक साधन के रूप में किया जा सकता है, जो भारत की विविध संस्कृतियों को दर्शाता है। यह निर्देश न केवल हिंदी को बढ़ाना चाहता है, बल्कि भारत के विशाल सांस्कृतिक परिदृश्य में एकता के लिए भी प्रयास करता है। इन निर्देशों का महत्व। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त निर्देश, जैसे कि भाग 4 में पाए जाते हैं, को गैर न्यायसंगत कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति इन निर्देशों को लागू करने के लिए अदालत में नहीं जा सकते हैं, उन्हें कानूनी रूप से मांग नहीं की जा सकती है। हालांकि अदालतें उनके महत्व को पहचानती हैं और अक्सर कानूनों की व्याख्या करते समय इन निर्देशों पर विचार करती हैं, क्योंकि संविधान को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। सरल शब्दों में, जबकि आप इन निर्देशों को करने के लिए मुकदमा नहीं कर सकते, वे अभी भी सरकार का मार्गदर्शन करते हैं और सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। निष्कर्ष। भाग 4 के बाहर के निर्देश विशिष्ट समूहों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारत में सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाता है। लेख 335, 350 ए और 351 को देखकर हम देख सकते हैं कि संविधान का उद्देश्य सामाजिक समावेश को सुविधाजनक बनाना और भारत की विकास कहानी के हिस्से के रूप में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। इन निर्देशों को समझना भारतीय राजनीति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि सरकार को अपने सभी नागरिकों के लाभ के लिए कैसे काम करने की उम्मीद है।